मेरी ही लिखी हुई है, तो इसके हवाले से एक मजमून है जो हनीफ सहर साहब पेश करेंगे। किताब का नाम है बढ़ते चलो। जी हनीफ सहर साहब, अपना मजमून आप पेश करें। आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वैसे कोई नहीं सुन रहा है, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ जो मुझे कहना है। अली हसन साजिद को जिसने भी इनके दौरे तालिब इल्मी में देखा है वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि दो चीज़ें इनकी शख्सियत में हमेशा से नुमायाँ नज़र आती रहीं। एक इनका राइटर बनना और दूसरा ब्यूरोक्रेट के मनसब तक पहुँच कर दम लेना। वो हमेशा ऐसा दिखता था, धुला मंजा और तहजीबी तमद्दुनी अक्सी तस्वीर जैसा, लिबास की दीदा जेबी अलावा एन ढला ढला ब्यूरोक्रेट, इसके हाल में मुस्तकबिल दिखाई देता था। मेरा ख्याल है अली हसन को हमेशा से पता था कि वो एक कारजार में, एक रिज़्मगाह में है और इसे अजबस लड़ते हुए ही आगे बढ़ना है। मैंने उसे हमेशा किसी न किसी काम में मसरूफ़ ही देखा है। आज वो जो कुछ भी है, जहाँ तक भी आसमान इसका है, ये सब उसे किसी ने प्लेट में रख के नहीं दिया। वो चांदी का चमचा लेकर पैदा नहीं हुआ। इसने जो कुछ भी हासिल किया, जो कुछ भी कमाया और जो इसका है, वो सब कड़ी मेहनत, जफाकशी और रोज़ अफजू रियाजत की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। सैकड़ों कहानियों और बहुत से नावलों और अनगिनत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखने वाले अली हसन साजिद ने रेडियो टीवी के शोबों में भी अपनी सलाहियतों का जादू जगाया है। टेलीविज़न में तो वो बेशतर औक़ात ख़बरें पढ़ते दिखाई देते हैं, मगर रेडियो इनके लिए एक ऐसी दर्सगाह या ऐसा महल्ला है जहाँ वो खेल कूद के बड़े हुए हैं। रेडियो ने अली हसन की तरबियत में काफ़ी हिस्सा डाला है। अलावा अजी अली हसन की राइटर बनने की सलाहियत को उजालने में माहनामा टोट बटोट के चीफ एडिटर महमूद शाम का भी किरदार है। अली हसन टोट बटोट में रिश्तो हदायत के नाम से एक मुस्तकिल नौयत का सिलसिला लिखा करते थे। रोज़नामा अमन के बच्चों के सफ़े की इंचार्ज मोहतरमा महनाज रहमान साहिबा ने भी अली हसन की तहरीरें उस वक्त शाया की जब अभी वो लिखना सीख ही रहे थे। इसी तसलसल में एक नाम रोज़नामा हुर्रियत कराची के बच्चों की सफ़े की इंचार्ज मोहतरमा शमा जैदी का भी है। रोज़नामा मशरिक कराची में बच्चों के सफ़े के इंचार्ज मोइनुद्दीन कमाली इन्हीं शख्सियात में शामिल हैं। ये मजमून चूँकि इनके रेडियाई ड्रामों के बारे में है, रेडियो पाकिस्तान की वजह से अली हसन को ड्रामे लिखने का शौक़ पैदा हुआ। स्टेशन डायरेक्टर और मारूफ सफ़रनामा निगार कमर अली अब्बासी ने अली हसन की सलाहियतों को आगे बढ़ाने में हर मुमकिन ताउन किया, जबकि सैयदा नाज काज़मी ने इन्हें वो सारे मौक़े भी फराम किए जो किसी भी सलाहियत को उभारने के लिए लाजमी होते हैं। इसी तनाजुर में मुख्तलिफ नौयत के प्रोग्रामों में अली हसन एक सदाकार की हैसियत में हिस्सा लिया करते थे, जो अपनी जगह एक अलग दास्तान है। बच्चों की दुनिया नामी प्रोग्राम जिसे मुन्नी बाजी पेश किया करती थी और ये काफ़ी मकबूल रेडियाई सिलसिला था, वो इस प्रोग्राम में भी पेश रहे। बेहिसाब सरगर्मियों में हिस्सा लेने के बाद भी जो लगन इन्हें हमेशा से बेचैन किए रहती थी वो है उनके लिखने की सलाहियत, जिसे अभी और आगे बढ़ना था और चमकना था, और इसके लिए दरकार था ऐसा रास्ता जो मंजिल को जाता भी हो। बहुत ही सी जिद्दोजहद के बाद ये रास्ता भी इन पर खुल गया। ये सब जानते हैं कि रेडियो में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल जो शोबा है वो रेडियाई ड्रामे का ही शोबा है। अली हसन को इस शोबे को सर करना था। ड्रामे हज़ारों साल से इंसान की रूह और जहनी इर्तिका में बेमिसाल किरदार अदा करते रहे हैं। रेडियो हज़ारों बरस पुराना तो नहीं है, मगर ड्रामे का शोबा यहाँ भी ज़बरदस्त अहमियत का हामिल है। अली हसन साजिद की रेडियाई ड्रामों की हालिया किताब, जिसकी आज यहाँ रूनुमाई होने वाली है, इस अमर का बैन सबूत है कि उन्होंने इस शोबे में भी कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं और मनचाही कामयाबी हासिल की है। ख़ासतौर पर बच्चों के लिए रेडियाई ड्रामे लिखना कहानी लिखने से ज़्यादा मुश्किल अमर है, और अली हसन ने इस मुश्किल कोहगिरां को भी जिस सन्नाई से सर किया है, इसके लिए आप भी इनकी इन सलाहियतों के कायल हो जाएंगे जब आप पढ़ेंगे इनके ड्रामों की किताब बढ़ते चलो। नहायत दीदा ज़ेब तरीक़ पर छापी गई इस किताब में 7 ड्रामे हैं। बढ़ते चलो यही किताब का उन्वान भी है। बोर्डिंग हाउस, ईद का दिन, लीमू की कीमत, हीरों की कान, काजी का इंसाफ और रहनुमा ख्वाब। इन ड्रामों की कहानियाँ, मुकालमा और मंजरनामे सब न सिर्फ बच्चों की जहनी सतह के मुताबिक हैं, नेज़ बच्चों की दिलचस्पियों को मद्देनज़र रख कर लिखे गए हैं। जैसे ईद का दिन बच्चों के लिए बेपनाह मुसर्रत और शादमानी का दिन होता है। कितने ही दिनों से बच्चे इस दिन का इंतज़ार करते हैं। ईद की ख़रीदारी के हवाले से इतने पुरजोश होते हैं कि इनके चेहरों से फूटती मुसर्रत से इनके दिलों का हाल मालूम किया जा सकता है। अली हसन ने ऐसे हर मौके को और बच्चों की ज़िंदगी में दरपेश चैलेंजों को सबक खरामी से कुछ इस तरह तहरीर किया है कि जिन बच्चों ने भी ये ड्रामे रेडियो पर सुने हैं, इन्हें वक्त गुजरने के एहसास के अलावा
लुत्फ़ व लज्जत की ऐसी नई दुनियाओं में घूम के आने का तजर्बा हुआ होगा जो इनके एहसास और इनकी सोच को नई तख़य्युलाती लज्जत के तासुर से हमकिनार करने का सबब बनी होगी। ऐसे बच्चों ने ये ज़रूर सोचा होगा कि वह हमेशा वक्त मिलने पर ये ड्रामे फिर से सुनेंगे। सुनने का मौका तो पता नहीं मिलता है या नहीं, लेकिन बढ़ते चलो किताब ये कह रही है कि आप इन ड्रामों को जब आपका दिल चाहे पढ़ ज़रूर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब। अब ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि 3 ऐसी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं जिनसे मेरा बहुत ताल्लुक़ रहा और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। एक हमारी मोहतरमा महनाज रहमान साहब हैं जो एक ज़माने में रोज़नामा अमन की बच्चों की सफ़े के इंचार्ज हुआ करती थी। एक हमारी मोहतरमा शमा ज़ैदी साहबा मौजूद हैं जो बच्चों की हुर्रियत की इंचार्ज हुआ करती थी। और एक हमारे दरमियान मौजूद हैं शहनाज आहद साहबा जो माहनामा टोट बटोट जो महमूद शाम साहब निकाला करते थे उसकी एडिटर हुआ करती थी। तो हम तीनों ही के पास कहानियाँ लेके जाया करते थे, अपनी नज़में लेके जाया करते थे और हमारी रहनुमाई और हमारी तस्हीह करना जो है वो हमारे इन तीनों शख्सियात की ज़िम्मेदारी थी। तो ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं चाहूँगा कि इन तीनों को ही अपनी किताब पेश करूँ ताकि ये बहुत ही एक तारीख़ी मेरे लिए मौका होगा। बहुत कम ऐसा होता है कि 3 ऐसी शख्सियात जमा हों जो आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर चुकी हूँ। तो मैं चाहूँगा कि शहनाज आहद साहबा तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर, साथ ही शमा ज़ैदी साहबा आएँ और मोहतरमा महनाज रहमान साहब आएँ ताकि मैं उन्हें किताब पेश करूँ और किताब का इजरा ये तीनों शख्सियात मिलकर करें। तमाम शख्सियात का शुक्रिया। अभी शहनाज बाजी ने कहा कि आपको ये कहना चाहिए था कि ये 3 औरतें 3 कहानियाँ हैं आपकी ज़िंदगी की। तो मैंने कहा अगर मैं ये कह दूँगा तो चौथी औरत मुझे नहीं छोड़ेगी जो घर में मौजूद है। तो ख़वातीन हज़रात ये किताब की तक़रीब इजरा का मरहला था। अब हम आते हैं मशाहिर की जानिब जो आज का मौजू है, हमारे इस कॉन्फ्रेंस का थीम भी है। और ये कोशिश की गई है कि उन मशाहिर को याद किया जाए जो अब हम में मौजूद नहीं हैं। और तमाम अफसाने का सेशन था, अभी गज़ल का सेशन था, अब ये बच्चों के अदब का सेशन है। उसमें तमाम ऐसी शख्सियात को मुंतखब किया गया है जो अब हमारे दरमियान नहीं है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम शुरू करते हैं इश्तियाक अहमद साहब से जो हमारे मुल्क के बहुत ही मायनाज नावल निगार रहे हैं। बच्चों के 900 से ज़ायद नावल उन्होंने लिखे हैं। और मेरी ये खुशकिस्मती रही कि मैंने फ़ारूक अहमद साहब से जब ये ज़िक्र किया कि इश्तियाक अहमद साहब के हवाले से आप गुफ्तगू करेंगे तो पता ये चला कि आखिरी जो उनका नावल था उसके शरीक मुसन्निफ भी फ़ारूक साहब थे। और कराची में जब इश्तियाक अहमद अपने शहर से आया करते थे जंग से यहाँ, तो उनके मेज़बान भी यही हुआ करते थे और इश्तियाक अहमद के बेशुमार नावल भी इन्होंने शाये किए हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ फ़ारूक अहमद साहब से कि वो इश्तियाक अहमद के हवाले से गुफ्तगू करें। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपकी किताब की रोनुमाई के लिए भी आप मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। आर्ट्स काउंसिल मुबारकबाद के मुस्तहक़ है कि हर गुज़रते दिन के साथ इसका राब्ता अवामी अदब के साथ मजबूत तर हुआ जाता है। आज आर्ट्स काउंसिल की बागदौड़ अवामी जमहूरी अदब के जौहर शनासों के हाथों में है। सच्चे खरे मुसन्निफ़ीन जैसे इश्तियाक अहमद और हमीद इनकी पजीराई से आर्ट्स काउंसिल की साख में गुनागुन इजाफा होता दिखाई देता है। इश्तियाक अहमद के तस्करे के बगैर बच्चों के अदब का तस्करा नामुकम्मल और अधूरा ही नहीं, बेमाने और गैर मुस्तनद है। इल्म कीमिया की ज़बान में कहा जाए तो इश्तियाक अहमद का नाम एक लिटमस टेस्ट है। वो इस तरह कि इश्तियाक अहमद का नाम 20 से 55 बरस की उम्र के किसी उर्दूदान के सामने लीजिए और जवाब से घड़ी भर में जान लीजिए कि मौसूफ का बचपन ही से शुग़फ़ मुतालिया रहा है या फिर यूं ही बढ़ हाँकते हैं। इश्तियाक तुम लिखा करो,
ये जुमला दुनिया अदब की तारीख का शायद ज़रखेज़ तरीन जुमला था। वो इस तरह के इन 22 तिलिस्माती हरूफ ने 850 जासूसी नावल, दर्जन भर रोमानवी नावल, 5000 से ज़ायद बच्चों की कहानियाँ और 500 के लगभग अफसाने तख्लीक करवा डाले। अदबी कब्रिस्तानों में हर दूसरी खबर पर आवेज़ा सस्ते होते, कदर खोते, मानी गुम करते, मबनी बर अक़ीदत, तौसीफ़ी और सताइशी कुतुबों पर लिखी एक इबारत ये भी आम है कि फ़लाँ साहब ना सिर्फ साहिब कलम थे बल्कि एक अदद अहद आफरी के नकीब भी, और ये कि मरहूम विरसे में न सिर्फ एक अदद सुनहरी अहद ज़माने का वदियत कर गए बल्कि शहर के फुटपाथ कुतुब बाज़ारों को अपनी तर्जुमनी किताबें भी सुपुर्द कर गए। अहद आफरीनी के सच्चे पैमानों पर शाज़ी कोई पूरा उतरता हो, हर जाविये से, हर तज्ज़िये की कसौटी पर ज़मान और मकान की लाफानी हदें फलांग का फिर जो कोई पार उतरता है सिर्फ वही बुलंद होकर एक अहद कहलाता है। ऐसे किसी पैमाने पर जांच लीजिए और इश्तियाक अहमद को इस सांचे में ढला पाइए, नगीने की तरह जड़ा पाइए। अगर इस कहे को मुबालगा आराई जानिए तो बस इतना तरद्दुद कर लीजिए कि इश्तियाक अहमद का कोई एक नावल उठाइए और रात भर में मुशर्रफ व इश्तियाक हो जाइए। आजमाइश शर्त है। इश्तियाक अहमद शख्स या शख्सियत या मुसन्निफ या अफसाना निगार, मुदीर या मुहक्किक का नहीं, किसी एक अहद का नहीं, एक ही दौर में एक ही ज़माने में बैक वक्त बीतते कई अहद इश्तियाक अहमद के कलम से उर्दू के मंजरनामे पर उभरे और अपने अनमिट नक़ूश छोड़ गए। बच्चों के अदब का अहद, सर्री अदब का अहद, सियासी अदब का अहद। इश्तियाक साहब की जो पैदाइश है वो खैर सभी वाकिफ़ हैं जो इश्तियाक साहब को जानते हैं। पानीपत के मोहल्ला लाडला कुआं में 5 जून 44 को पैदा हुए। इब्तदाई तालीम शेख लाहौरी प्राइमरी स्कूल झंग से हासिल की, झंग से मैट्रिक किया और फिर बहुत सारे काम किए। जब बराह रास्त वो इस पे नहीं आ गए कि नावल लिखने लगे, बहुत से काम किए। ज़िंदगी में बहुत कुछ उन्हें करना पड़ा, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, जिसमें बेलदारी का भी काम था, रेलवे की मजदूरी भी थी, ट्यूशन भी पढ़ाई और मजदूरी भी की। एक वक्त वो आया कि जब उनको आलू छोले बेचने पड़ गए घर के हालात की वजह से। बचपन में मैट्रिक तक वो छुट्टी के दिन जाके यही करते थे और इसके अलावा बड़ा स्ट्रगल का दौर उन्होंने देखा। अच्छा, अब वक्त चूँकि कम है और जो 24 मिनट का मैंने एक तैयार किया था वो मालूम हुआ कि सिर्फ 10 मिनट बात करनी है, तो वही हुआ जो जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में हुआ करता था कि अखबार के कॉलम खाली रह जाया करते थे। तो आपको इसमें अगर आप वो नज़र आए कि कुछ समझिए कि तसलसल नहीं है तो वो उसका जिम्मेदार ये वक्त की वो कैद है जो मुझे दोबारा से इसको रीएडजस्ट करना पड़ा। बराह रास्त आते हैं वजह शोहरत मकबूलियत इश्तियाक अहमद की क्या रही। लेकिन एक या दो किसी भी मुसन्निफ की अज़मत की या उसकी शोहरत और मकबूलियत की बुनियाद नहीं होती। 8 या 10 बड़े उसमें फैक्टर्स होते हैं जो कि अवामिल होते हैं जो कि उसमें काम कर रहे होते हैं। अब उसमें देखिए सबसे बुनियादी जो वजह इश्तियाक साहब की रही, अच्छा ये जासूसी अदब पे अगर आप देखें तो आपको 2 नाम नज़र आते हैं, इश्तियाक अहमद और इब्न सफ़ी। इश्तियाक अहमद की पहचान इनके जुर्म सज़ा पर मबनी जासूसी नावल है, लेकिन मेरी राय में, यानी मेरी ज़ाती राय में, आप इस इख्तलाफ का हक़ रखते हैं, जुर्म सज़ा के मौजू पर सिर्फ वही अच्छा लिख सकता है और क़बूल आम की सनद पा सकता है जो एक आला पाए का अफसाना निगार भी हो, और अगर शायर हो तो क्या ही बात है। तख़ील परदाजी, हसासियत और दरमंदी अफसाना निगारी के बुनियादी दरकार औसाफ हैं। यही सबब है कि अनगिनत जासूसी नावल निगार आए लेकिन शोहरत दवाम सिर्फ इब्न सफ़ी ने पाई और फिर इश्तियाक अहमद ने। इब्न सफ़ी आला पाए के शायर और अफसाना निगार, और इश्तियाक अहमद भी अफसाने के मैदान के मायनाज ऑलराउंडर। इश्तियाक अहमद के अफसाने आज से 40 साल पहले मशहूर थे, और अगर उन अफसानों को आप आज पढ़ें, मुख्तसर अफसाने, उस वक्त लिखने का रिवाज नहीं था 1980 में और 1970s में, लेकिन इश्तियाक अहमद ने 2-2, 3-3 सफ़े के अफसाने इस तरह लिखे हैं कि आपको यूँ महसूस होता है कि वक्त से बहुत आगे की चीज़ है। 2 सफ़ों में, 3 सफ़ों में पूरी बात कर देना, उस वक्त ये चीज़ राइज नहीं थी। अच्छा, अब देखिए ये ऑलराउंडरी जो किसी और के नसीब में नहीं थी। जासूसी नावल निगारी नाम की शायद कोई खालिस सन्निफ अगर आप कहें कि सिर्फ जासूसी नावल निगारी कह लीजिए तो ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती। हर जासूसी नावल निगारी पूरे माशरे से जुड़ी हुई होती है, ख़ासतौर पर दुनिया के सियासी हालात से जुड़ी हुई होती है। आयन फ्लेमिंग को देख लीजिए, जेम्स बॉन्ड की सीरीज़ देख लीजिए, कोई भी आप ऐसी चीज़ें देखें तो आपको ये नहीं आपको ये महसूस होगा कि जो भी मुसन्निफ या लिखने वाला माशरे से जुड़ा हुआ है या उसको समाज और सियासत का शऊर है, वही कामयाब अफसाना निगार रहा है। जैसे बहुत से अफसाने लिखने वाले शायर तो बहुत हैं, लेकिन मकबूल मशहूर वो होते हैं जिनका सियासत से शगुफ रहा हो, जिनका सियासत में इन्वॉल्वमेंट रहा हो, उनको अंदाज़ा हो कि क्या हो रहा है, उनके अतराफ़ में क्या हो रहा है।
मैंने अर्ज़ किया कि खालिस जासूसी नावल नगारी नाम की कुछ सनफ शायद है भी नहीं, और है भी तो नावल नगारी को दुकानदारी के सतह से ऊपर बुलंद ना उठने देने का तीर बहदफ नुस्खा है। ये वही तफरीक है जो शायरी और तुकबंदी के दरमियान पाई जाती है, और ऐसी तफरीक सर्री अदब में भी नज़र आती है। इस बुनियाद पर सर्री अदब को भी हम बासानी दो ज़ैली असनाफ में तस्लीम कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, सॉरी। इसरारी अदब की इस्तिलाह इब्न सफ़ी के एतबार से कि इब्न सफ़ी इसरारी अदब में सिर्फ वही कामयाबी के झंडे गाड़ सकता है जो अफसाना तरासदी और तिलसिम होशरुबाई और शायराना तकफिल परदाजी को जुर्म और सज़ा की दास्तान के साथ मदगम करने की कीमियागरी के फन से भी आशना हो। अच्छा, और ये ज़ाता हमें इब्न सफ़ी क्या मिलता है और या फिर इश्तियाक़ अहमद क्या मिलता है? अच्छा देखिए, ये तो एक फैक्टर हो गया जो कि ओवरऑल अहाता करता है। दूसरी बात है कि इश्तियाक़ अहमद ने जासूसी नावल जो उनकी 800-900 मतबूआत हैं उसमें से तकरीबन निस्फ से ज़ायद जो हैं वो जासूसी नावल निगारी। अब फ़र्क समझिए, क्राइम जॉनरा या डिटेक्टिव या मिस्ट्री वो अलग चीज़ है, जासूसी का मतलब स्पाई। इश्तियाक़ साहब ने जब लिखना शुरू किया तो उस वक्त दुनिया भर में एक सर्द जंग का ज़माना था, और पूरे माहौल में, हमारे यहाँ के माहौल में भी 1000 साल जंग हिंदुस्तान से लड़ने का और एटम बम बनाने का, इस्लामिक बम का शोहरा था उस वक्त इश्तियाक़ अहमद सामने आए और वो यही बयानिया लेकर सामने आए। तो इश्तियाक़ अहमद की एक बड़ी वजह ये बनी कि जो माशरे का या सियासी हमारे माहौल का जो एक बयानिया था उससे वो जुड़ गया, और उसको उन्होंने इस खूबसूरत अंदाज में बयान किया आगे ले जाके कि वो मकबूल आम हो गए। अच्छा, ये एक उनकी बड़ी अहम बात थी कि बच्चों के अदब में बैनुल-अक़वामी सियासत का अमेज़ा उन्होंने शामिल कर दिया था। इससे पहले ये मिसाल आपको नहीं मिलती, अभी नोट करते जाइए। एक तो अफसाना निगारी उनकी बहुत अहम थी। इश्तियाक़ अहमद को इश्तियाक़ अहमद क्यों बनाया, किसने बनाया, क्यों कोई और नहीं मकबूल हुआ जो मकबूलियत उनके हिस्से में आई? तो एक तो ये वजह थी। अच्छा, दूसरी वजह ये हो गई। तीसरी वजह ये कि फैमिली मैन सुराग़ रसा, ये इश्तियाक़ अहमद की जिद्दत थी उर्दू जासूसी अदब में कि सर्री अदब को इश्तियाक़ अहमद एक नई जहत अदा की है, और वो जहत ये है कि इनका सुराग़ रसा फैमिली मैन है। उर्दू में तो दूर की बात, अंग्रेजी अदब में भी हमें ऐसी की मिसाल मिलती है जहाँ सुराग़ रसा का अपना भी कोई घराना हो, और ना ऐसी की मिसाल के जहाँ घराना उनके बावजूद वो उसका लाजमी जुज़ भी हो। यानी सुराग़ रसा या तो बेघराना शख्सियत होता था या फिर बेघर और लाजमी तौर पर कमारा भी। जासूसी नावलों में आमतौर पर शादीशुदा इंटेलिजेंस अफसरान का मजाक उड़ाया जाता था या फिर सीनियर झक्की अफसरान के किरदार में पेश किया जाता था। इस तरह जाहिर करना मकसूद था कि एक्शन और जहनी जिमनास्टिक फैमिली मैन के बस का रोग नहीं है। इस तस्वुर को तब्दील करने का सेहरा भी इश्तियाक़ अहमद के सर है। इनकलाबी तौर पर इनके जासूसी नावलों का किरदार हकीकी ज़िंदगी के फैमिली मैन है। वो हकीकी ज़िंदगी के सुराग़ रसानों की तरह बैक वक्त अपने पेशावराना और घरेलू जिम्मेदारियाँ निभाते नजर आते हैं। वो बैक वक्त सुराग़ रसा भी हैं और बाप भी हैं। इंस्पेक्टर जमशेद और इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा तो बतौर सरबराह खाना ना तो अपने फ़राइज़ से गाफिल हैं और ना बहस सुराग़ रसा अपनी जिम्मेदारियों से वो अपने सुराग़ रसानी की मुहिम्मात में अपने बच्चों को भी शरीक रखते हैं। अच्छा, ये चीज़ बहुत बाद में स्पाई किड्स के नाम से अगर आपने वो सीरीज़ देखी हो जो बड़ी मशहूर हुई थी, ये इश्तियाक़ अहमद के बहुत बाद का ज़माना था। उस वक्त ये तस्वुर वहाँ भी हमने नहीं देखा कहीं। अब ये एक हो सकता है वक्त का जबर होता है कि हर जगह ये चीज़ें आ जाती हैं आगे आके। अच्छा, वो अपने सुराग़ रसानी की मुहिम्मात में बच्चों को शरीक रखते थे और उनकी अखलाकी तरबियत का सामान भी करते थे। ये एक नोबल आइडिया था, इसकी कोई मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। आप चाहें तो इससे सर्री अदब की तीसरी ज़ैल-ए-इस्म इश्तियाक़ निगारी के नाम से पुकार सकते हैं कि सर्री अदब में जद्दत की नई जहत उन्होंने मुतारिफ़ करवाई थी। अच्छा, एक जो लिखने का अंदाज़ इश्तियाक़ साहब का किरदारों से जो कारी का एहसास अपना ये था कि दरअसल लाख चाहने के बावजूद भी बच्चे जो है वो अंबरनाक मारिया नहीं बन सकते थे, लेकिन महमूद फारूक फरजाना बनने के ख्वाब देख सकते थे। ये एक अहद थी। अच्छा, फिर छठी चीज़ ये थी कि ऐवान इक़्तिदार के राहदारियों के तस्करे जो शेक्सपियर ने किया था कि अपने नावलों में अपने जो कहानियाँ अफसाने जो उनके थे जो लिखा उन्होंने, उसमें उन्होंने पहली दफ़ा शेक्सपियर ने ऐवान इक़्तिदार की राहदारियों के बादशाहों के शहजादों के वो रूप सामने लेकर आए कि लोगों को मालूम हुआ कि तो आम लोग हैं, ये कोई देवताई मखलूक नहीं है, ये हमारी तरह के लोग हैं। शायद ये एक बहुत बड़ी वजह शेक्सपियर की मकबूलियत की भी रही। इश्तियाक़ अहमद की मकबूलियत की भी एक वजह ये थी कि इश्तियाक़ अहमद के नावलों में सदर मुमलिकत को भी दिखाया जाता था, वज़ीर आज़म को भी दिखाया जाता था। मुझे कहा जा रहा है कि जल्दी ख़त्म कर लूँ, मैं एक दो बातें और करके फिर आगे करता हूँ। अच्छा, इश्तियाक़ साहब के नावल जो है उसमें पहली बार एक तो मुस्तकिल किरदार रहे। ये बहुत बड़ी सीरीज़, इतनी बड़ी सीरीज़ किसी ने लिखी नहीं, और एडवर्टाइजिंग की ज़बान में अगर आप कहें तो प्रेजेंस और मौजूदगी बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी यानी किसी ब्रांड की शोहरत के लिए। अच्छा, अब ये रहा कि इश्तियाक़ साहब के नावल मुसलसल आते रहे। ये भी उनकी वजह थी कि उन्होंने 50 साल 40 साल जब भी लिखा बड़े लगातार लिखते रहे और हर महीने किताब आती रही। इश्तियाक़ साहब के नावलों में बच्चों को एक और फैक्टर ये था कि जासूसी या सुराग़ रसानी का शॉर्ट कोर्स मिलता था। बहुत से ऐसी तरकीबें बताते थे जिससे पता चलता था कि अक्ल इस्तेमाल करके कैसे मुजरिमों तक पहुँचा जा सकता है। आखिरी बात मैं करूँगा, आखिरी बात यह है कि इश्तियाक़ साहब की एक जहत थी मजहबी जासूसी नावल।
ये उनके किरदार का एक जुज़ रहा और इस पर उन्हें काफ़ी तनकीद का निशाना बनाना पड़ा। अली साजिद साहब से मैं सिर्फ 2 मिनट और लूँगा। इश्तियाक साहब तबलीग व नसीहत के कायल न थे, लिखने वालों में से थे जिनकी तहरीरों में इस कहानी से हमें सबक मिलता है या बच्चों वालिदैन की नाफरमानी से बचो जैसी नसीहतें कभी नहीं मिलेगी। वो इस रवैये और अंदाज के खोगर ही ना थे, बल्कि ऐसा लिखने वालों को सख्त सुस्त कहा करते थे। लेकिन इसके बावजूद नाक़दीन की राय में वो आया जब इनके नावलों में जासूसी और शौक़-वसानी का अंसर कम और तबलीग का अंसर ज़्यादा हो गया है। कहने वाले कहते हैं कि इब्तिदा में इनके जासूस किरदार मुहिब वतन थे, आगे चलकर मुहिब दीन हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था। तब्दीली दरअसल रियासत, वतन और कौम की तस्रीह में वाक़ई हुई थी। इश्तियाक अहमद के किरदारों ने तो सिर्फ इस तब्दीली को अपनाया था, खुद को इस दौर में हुई मारूदी तब्दीली में ढाला था। ये माहौल का जबर था कि जब दो कौमी नज़रिए की मतबादिल तशरीह सामने आई थी और मुफ़क्किर इक़बाल, अल्लामा इक़बाल के एक मिसरे में मिनहा था कि कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं। लिहाजा इसी तनाजुर में पाकिस्तान दुश्मनी का मतलब भी मज़हब दुश्मनी की जानिब मुंतकिल हो चला था। अवामी सोच की रौ इसी से तह रही थी। ये बयानिया नया नहीं था, बल्कि भुट्टो दौर से ख्याल अवाम के ज़हनों में रासिख था कि दुनिया इस्लामी ब्लॉक और इस्लाम दुश्मन ब्लॉक में बटी हुई है। इश्तियाक साहब ने इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें इस्लाम के खिलाफ साजिशें करती हैं, ये बयानिया था। मुसलमान तफर्रुक़ा डालते हैं, ये बयानिया था। पाकिस्तान एटम बम रखने की वजह से यहूद व हनूद की आंखों में खटकता है, ये बयानिया था। और इस दौर में इस दौर में बस ये रहा कि सबसे बड़ा मकबूल का जवाब इश्तियाक साहब का ये था कि उन्होंने वसवसों को ज़बान अता की थी। उन्होंने ये बताया था कि ये कोई और नहीं कर सका। इश्तियाक साहब ने उर्दू जासूसी अदब में मजहबी नज़रियाती जासूसी नावल की एक नई सिंफ तख्लीक की। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। फारूक अहमद साहब अभी मारूफ जासूसी नावल निगार इश्तियाक अहमद के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। अब मैं राहत आयशा से गुजारिश करूँगा कि वो 3 नस्लों के एडिटर और 58 बरस तक माहनामा नौनियाल हमदर्द के एडिटर रहने वाले मसूद अहमद बरकाती के हवाले से गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया अली हसन साजिद साहब। मैं जिस शख्सियत का जिक्र करने जा रही हूँ उसको मेरा ख्याल है कि यहाँ बैठे हुए सभी लोग बहुत अच्छी तरह उन्हें जानते हैं। और हमदर्द नौनिहाल में पहला सफ़ा जागो जगाओ के बाद पहला सफ़ा होता था पहली बात। आप में से बहुत सारे लोगों को वो पहली बात याद होगी कि जैसे ही नौनिहाल खुलता था वो पहली बात का इंतज़ार रहता था। और वो पहली बात पहले उन्होंने अपने अंदाज से लिखा करते थे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन 1991 की नौनिहाल जब मैं देखती हूँ तो उसके बाद से उन्होंने जो पहली बात जो उनका इदारिया हुआ करता था, यूँ समझे कि बचपन में जो इदारिया पढ़ने की आदत डाली वो हकीम मसूद अहमद बरकाती साहब ने ही डाली कि और फिर उसमें वो एक कौल लिखा करते थे और वो कौल भी किसी और का नहीं होता था, वो उनका अपना ही कौल होता था। और फिर उस कौल को लेकर वो उसकी तशरीह करते थे या उसकी वजाहत करते थे और फिर बच्चों को उसके बाद बताते थे कि इस आगे हमारी ज़िंदगी में हमें किस मौके पर क्या करना चाहिए। या फिर रिसाले के हवाले से कि अगर आप उसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो आपको उसमें किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरह आप अपनी तहरीरें भेज सकते हैं, या ये कि कभी बच्चों ने अगर गलतियाँ की हैं तो किस तरह की गलतियाँ इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि आप वो ना करें। अगर मैं बात शुरू करती हूँ हकीम साहब की, मसूद अहमद बरकाती साहब की, तो या तो मेरे जहन में एक बात है कि उनकी पैदाइश जो 1933 में हुई, जब से वो अलबत्ता इस बारे में कहते हैं कि मेरा ख़्याल है कि 1933 से कुछ पहले की बात है, लेकिन चूँकि अखबारात ने और मेरे कागज़ात में ये बात लिखी हुई है तो अब मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि न वो 1933 ही था, तो हम भी इस बात को तस्लीम कर लेते हैं। फिर मुझे याद आता है कि एक दिन दोपहर की बात है कि 2 बच्चियां थीं स्कूल का यूनिफॉर्म पहने और वो हमदर्द नौनिहाल के दफ्तर पहुंची। उन्हें बुलाया था हकीम उस्मान साहब ने, जो हमदर्द नौनिहाल असम्बली हुआ करती थी। आप में से बहुत सारे लोग शायद जाते हैं उस हमदर्द नौनिहाल असम्बली में बचपन में अटेंड की होगी। तो उनके पास एक दावतनामा आया था और उसमें दावतनामे के साथ उन्हें बुलाया गया था कि आप जो है वो फ़ला दिन हमदर्द नौनिहाल के दफ्तर आइए। वो 2 बच्चियां, मैं और मेरी बहन थी, और हम स्कूल के यूनिफॉर्म में डायरेक्ट स्कूल वैन से ही वहाँ पहुँचे थे। तो जब हम हकीम साहब से मिले, उस्मान साहब से, और उनसे मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई। असल में हमें वहाँ पार्टिसिपेशन के लिए उन्होंने बुलाया था, वो हमारा वैसे ऑडिशन वगैरह शायद लेना चाहते थे।
तो फिर हमने उनसे कहा कि जब हम यहाँ तक आए तो अब हम हकीम मसूद अहमद बरकाती साहब से भी मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है? तो उस वक्त तो हम लोग बड़े छोटे हुआ करते थे, हमने कहा नहीं वो क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि उनके पास तो टाइम नहीं होता, आप पता नहीं शायद वो आपसे ना मिलें और वो बहुत मसरूफ़ होते हैं। तो हमने कहा अच्छा आप हमें बता दें क्या उनका रूम किस तरफ है और हम लोग खुद ही जाके उनसे अपॉइंटमेंट ले लेंगे। तो खैर फिर वो हंसने लगे और फिर उन्होंने कहा अच्छा आए चलें। फिर वो हमें खुद ही लेकर उनके दफ्तर तक आए और हमारा तारुफ़ करवाया। मैं और मेरी बहन थे, फिर उन्होंने हमें बिठाया और हमसे काफ़ी देर बातचीत की। उस वक्त मैं नई नई स्कूल में गई थी, मतलब नई इसलिए कि मैं उससे पहले मदरसे में पढ़ती थी और मैं हिफ्ज़ कर रही थी, मैं और मेरी बहन दोनों। तो फिर मैंने एक क्लास से एडमिशन लिया था। फिर उन्होंने थोड़ा हमारा तारुफ़ वगैरह पूछा और मैं उस वक्त बचपन में मैं लिखा करती थी, मैं बहुत बचपन से लिखना शुरू कर दिया था। तो एक आध कहानियाँ मेरी फिर बाद में नौनिहाल में भी छपी उस वक्त। तो उन्होंने फिर हमसे बल्कि थोड़ा सुना भी, अच्छा भाई हिफ्ज़ करनी थी तो सुनाओ कितना कैसा पढ़ती हो। फिर वो दफ्तर अपने अंदर ऑफिस में गए और वहाँ से उन्होंने हमें एक दो ऑटोग्राफ बुक निकाल के लाए और हमारे लिए जो है वो अपनी ऑटोग्राफ बुक पर अपने हाथ से ऑटोग्राफ दिया। और वही ऑटोग्राफ बुक पहली थी तो जिसने मेरे अंदर शौक़ पैदा किया कि मैं ऑटोग्राफ जमा करूं। और फिर अब तक मैंने बहुत सारे लोगों के ऑटोग्राफ्स लिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तालीम, फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सारी चीज़ों में साथ यूनिवर्सिटी में आके मैंने दोबारा से लिखना बाकायदा से शुरू किया, क्योंकि फिर कॉलेज की और स्कूल की पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लिखना तो इस तरह नहीं रहा। लेकिन यूनिवर्सिटी में आके रेडियो पाकिस्तान से बज़्म तलबा के प्रोग्राम करना और फिर उसके साथ साथ लिखने का भी सिलसिला जारी रहा। तो एक दिन मैं उनके पास गई जब मैं मास्टर्स में थी, लास्ट ईयर शायद मेरा चल रहा था, और पैगाम डाइजेस्ट एक निकलता है लाहौर से, उसका था शरारत नंबर। तो मैंने उनसे टाइम लिया था कि मैं आपसे एक इंटरव्यू करना चाहती हूँ और वो इस हवाले से होगा। उनके पास टाइम नहीं होता था, वो बहुत कम टाइम दिया करते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि नौनिहालों पर उनकी ख़ास नज़र करम होती थी, बच्चों से वो मिल लिया करते थे। तो बहरहाल उन्होंने मुझे टाइम दिया और शरारत नंबर के हवाले से उन्होंने बड़ा मज़ेदार इंटरव्यू रहा, वो बहुत दिलचस्प। और उसमें उन्होंने कुछ बातें मुझे ऐसी भी बताई कि ये जो शरारत, मैं नॉर्मल मतलब बचपन से बहुत कोई शरारती बच्चा नहीं था, और चूँकि उनके वालिद का इंतकाल हो गया था बहुत कम उम्री में, ये 2 साल के भी नहीं थे जब, और बड़े भाई और दादा की सरपरस्ती में पले बढ़े। और फिर उसके बाद 15 साल की उम्र में, 15-16 साल की उम्र में पाकिस्तान आ गए थे। आए तो वो घूमने फिरने की गर्ज से थे, लेकिन फिर वो आमदोरफ्त बंद हो गई, फिर कुछ अरसे यही रहे। और फिर 1952 में उनके वालिदैन मतलब वालदा और भाई वगैरह वहाँ से आए इंडिया से। तो उस वक्त वहाँ उनकी जायदाद वगैरह ज़ब्त हो गई थी और फिर यहाँ थोड़ा मुश्किल वक्त देखा। और 1952 में जो है वो 1952 में जब वो यहाँ आ गए थे तो 1953 में इनका रब्ता जो है वह हकीम सईद साहब के साथ हुआ और हकीम मोहम्मद सईद शहीद ने उनको हमदर्द में ले लिया। वो उस हमदर्द का वो साथ 10 दिसंबर 2017 तक रहा, उनके आखिरी लम्हे तक, जब वो हमदर्द नौनिहाल के यूँ समझें कि ताहयात एडिटर रहे। उनकी एडिटरी या वो उनकी एडिटरशिप में बेशुमार नौनिहाल के जो रसाइल शाया हुए, और उसके अलावा उनकी जो तख्लीक़ात थीं, उनकी जो इब्तिदाई तख्लीक़ात हमें मिलती हैं वो तो माशियात पर उन्होंने मज़मून लिखे थे, बच्चों के अदब से नहीं, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। माशियात पर मज़मून लिखे, या फिर 14 साल की उम्र में जो उन्होंने अपने दादा के नाम के से अलबरकात का नाम से एक रिसाला निकाला था, जो शाया नहीं होता था बल्कि उसकी जो है किताबत होती थी हाथ से, और फिर उसके बाद वो सर्कुलेट हो जाता है। राहत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मसूद बरकाती के हवाले से बहुत सारी मालूमात में फ़राहम की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
अब मैं मुस्तफ़ा हाशमी जो हमारे बहुत ही मारूफ ड्रामा निगार और बच्चों के अदब से वाबस्ता हैं, ए हमीद के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ए हमीद का जो सबसे मकबूल तरीन ड्रामा है टेलीविज़न पर और सबसे तवील अरसे चला वो ऐनक वाला जिन था। इसके अलावा बच्चों के लिए बहुत सारी सीरीज़ भी लिखी और बहुत सारी सीरियल भी लिखी और बहुत सारी किताबें भी उनकी शाया हुई। तो मैं मुस्तफ़ा हाशमी से गुजारिश करूँगा कि ए हमीद के हवाले से गुफ्तगू करें। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अली हसन साहिब साहब। 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का आज तीसरा दिन है और मेरी खुशबख्ती के आर्ट्स काउंसिल ने मुझे इस अपने प्लेटफॉर्म से बात करने का मौका दिया है, जिसके लिए मैं अहमद शाह साहब उसकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। बच्चों के अदब के हवाले से इस शहर में कोई खातिर खा काम नहीं होता। ऐसे में इस तरह के सेशन ताज़ा हवा का झोंका साबित होते हैं और दुआ है कि ये आबेरी का सिलसिला जारी रहे। आज मशाहिर के इस सेशन में बच्चों के जो मारूफ अदीब मेरी गुफ्तगू का महवर हैं, उनका नाम है ए हमीद। शायद आज की जनरेशन के लिए ये नाम नया हो, लेकिन उनके काम की तफसीलात जानने के बाद यकीनन आपके चेहरे से वो अजनबियत ख़त्म हो जाएगी। 1990 का अशरा था जब पीटीवी लाहौर सेंटर से बच्चों की मार्कतुल आरा सीरियल ने बड़ी धूम मचा रखी थी और बच्चे तो क्या बड़े भी उसको बड़े शौक़ से देखते थे, उसका इंतज़ार करते थे हर हफ्ते। और उस सीरियल का नाम था ऐनक वाला जिन। मेरे ख्याल में आप बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने इस सीरियल को देखा होगा और मुझ समेत यहाँ छोटे बड़े सब, कम से कम छोटों को तो शायद नहीं कह सकता, लेकिन बड़े जितने भी हैं उनसे अक्सर इतने इसको देखा होगा। ऐनक वाला जिन अपने नाम से ही मिज़ा और तिलिस्मात की दुनिया के एक हसीन इम्तजाज दिखाई देता है। लोग आज भी इस सीरियल के मारूफ किरदारों बिल बतौड़ी, जगूटा जिन और हामून जादूगर को नहीं भूले। इन किरदारों के खालिक, कहानीकार और ड्रामा निगार ए हमीद साहब थे। ए हमीद की शनाख्त के बेशुमार हवाले हैं। ज़िंदगी का अवाइल दौर में वो रेडियो से वाबस्ता रहे और रेडियो के लिए उन ड्रामे भी बहुत सारे लिखे। अदब के हवाले से उनकी गिरां क़दर खिदमात की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ बच्चों से वाबस्ता खिदमात पर बात करेंगे। बच्चों के लिए ए हमीद का पहला नावल नया घोड़ा था, जबकि उनकी वजह मकबूलियत अंबरनाक मारिया सीरीज़ थी। इन किरदारों पर मबनी ए हमीद के 288 नावल्स बच्चों के अदब में अनमिट नपूस छोड़ गए। ये सीरीज़ 20 बरस तक शाया होती रही। बच्चों के लिए उन्होंने लगभग 600 से ज़ायद नावल लिखे। पीटीवी के लिए अनगिनत ड्रामों का ज़ख़ीरा भी उन्हीं का रहीन मिन्नत है। उनका असल नाम तो अब्दुल हमीद था, मगर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ए हमीद के नाम से जाने पहचाने जाते थे। उनकी तर्ज़ तहरीर पर बात की जाए तो बच्चों के लिए उन्होंने जो भी लिखा उसमें मिज़ाह के पहलू को उन्होंने हमेशा नुमायाँ रखा। कहानी के पेचो खम और किरदारों की कशमकश के दौरान कोई न कोई फुलझड़ी छोड़ना उनका मशगला था। तहरीर में मुशाहिदात का ऐसा ज़ख़ीरा था जो उनके कलम को रुकने नहीं देता था। लब व लहजे और ज़बान पर उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसकी एक वजह यह भी थी कि वो पूरी दुनिया घूम आए थे और ऐसा जहांदीदा शख्स जिसने पूरी दुनिया देखी हो, उसका विजन, उसकी अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। अगर आपने उनकी कोई तहरीर पढ़ी है तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि वो मामूली से वाक़े से भी कहानी बना लेते हैं। उनके नावल्स पर नज़र डालें तो साफ दिखाई देता है कि उनके किरदार बड़े खुश गुफ्तार और ज़िंदा दिल हैं, जिसमें माशरे की तहजीब और ख़ानदानी रख रखाव दिखाई देता है। एक के बाद एक किरदार कहानियों से यूँ नमूदार होता है जैसे उसका बसेरा ही यहीं था। अपने क़ारीन को मुट्ठी में लेकर ए हमीद नगर नगर की सैर करवाते नज़र आते हैं। माशरती हकीकत और समाज की आगही उनका मिजाज है। ए हमीद के उसलूब पर मुख्तसर सी बात के बाद अब मैं आता हूँ उस तरफ जिसका जिक्र मैंने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में किया था, यानी उनका सीरियल ऐनक वाला जिन। 1993 में ये सीरियल पीटीवी से ऑन एयर हुआ, यानी उस अशरे के बच्चे आज जवान होंगे और यकीन उन्होंने अलिफ लैला, अंबरनाक मारिया और ऐनक वाला जिन ज़रूर याद होंगे। हमारे यहाँ टीवी प्रोडक्शन के बजट आम तौर पर ज़्यादा नहीं होते और ऐसे में किसी सीरियल के मकबूल होने का वाहिद दारोमदार उसका गैर मामूली स्क्रिप्ट और जानदार कहानी होती है जो नाजरीन को अपने शहर में जगड़ ले। ऐनक वाला जिन इसी कैफियत की आला मिसाल है। इस सीरियल की बात की जाए तो बेशुमार वाक़यात और रिकॉर्ड से भी आप लोग नावाकिफ़ होंगे। जैसे कि बच्चों के लिए तवील तरीन मकबूल सीरियल जो 285 एक साथ पर मुश्तमिल थी, कई बरसों तक इस सीरियल ने बच्चों और बड़ों के दिलों पर राज किया।
बड़ों की बात मैंने इसलिए भी कही कि आगे की गुफ्तगू में इस हवाले से कुछ और मालूमात भी आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ। तो बात हो रही थी ऐनक वाला जिन की मकबूलियत की, तो उन्हीं दिनों अपने वक्तों के चेयरमैन आर्ट्स काउंसिल लाहौर ने दरख्वास्त की कि आर्ट्स काउंसिल के थिएटर में ऐनक वाला जिन मुफ्त दाखिले की बुनियाद पर दिखाया जाए ताकि अवाम को अपने ही शहर में सस्ती और बेहतरीन तफरी मैसर आ सके। दरख्वास्त मान ली गई। यूँ मुद्दतों अलहमरा स्टेज पर इस ड्रामे को बाकायदा परफॉर्म किया जाता रहा, जिसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बाकायदा पूरी फैमिलीज आती थीं। ऐनक वाला जिन के साथ मंसूब कुछ और भी चीज़ें हैं जो यकीनन आपके लिए नहीं होंगी, जैसे कि आपको ये सुनकर शदीद हैरत होगी कि बतौर अदाकारा 3 बड़ी मारूफ सिंगर्स ने इस सीरियल में काम किया, जिनमें शबनम मजीद, फरिया परवेज़ और हुमैरा अरशद शामिल हैं। इस सीरियल से वाबस्ता एक तारीख़ी वाक़या ये भी है कि ए हमीद के इस मारकतुल आरा सीरियल की टीम ने उस वक्त के सदर पाकिस्तान के साथ कश्मीर के जलजला ज़दा इलाकों का दौरा किया और ऐनक वाले जिन को लाइव परफॉर्म करके जहनी दबाव और तकलीफ़ में मुब्तला बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दीं। इसी तरह फ़ंड रेजिंग के सिलसिले में जब लेडी रेहाना पाकिस्तान आई तो अल हमरा में ये प्ले उन्हें ख़ास तौर पर दिखाया गया, जिसे मजबूत स्क्रिप्ट और शानदार परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लेडी रेहाना ने बहुत पसंद किया। ए हमीद का जिक्र खैर आपको शाहनामे में भी मिलेगा। ए हमीद का तुर्रा इम्तियाज़ ये भी है कि उन्होंने जो भी किरदार तख्लीक किया वो अमर हो गए। इसी तरह उनके कुछ मुकालमे सियासी मफहूम में आज भी अक्सर सुनाई देते हैं। ए हमीद की बेपनाह खिदमात के ज़राफ़ में उन्हें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। 2011 के दरमियानी शब वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। अगर दिल ये मान भी ले कि ए हमीद अब हम में नहीं रहे, तब भी अपनी लाजवाल कहानियों और लाफानी किरदारों के सबब वो उर्दू अदब और ख़ास तौर पर बच्चों के अदब में ज़िंदा व ताबिंदा रहेंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुस्तफ़ा हाशमी। सुबह से ये हो रहा है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, इसलिए मैं इंतहाई अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर कर रहा हूँ। अब मैं हनीफ सहर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सूफ़ी तबस्सुम जो हमारे बच्चों के मकबूल तरीन शायर हैं उनके हवाले से अपनी गुफ्तगू पेश करें। मेरे ख़्याल में जितनी भी शख्सियात का इंतखाब किया गया उनमें सबसे कदीम, सबसे पुराने सूफ़ी तबस्सुम ही है। माइक ज़रा करीब करें अपने और करीब, जिनको फ़िल्मों, टीवी और रेडियो वग़ैरह से वास्ता तो उनका बहुत पड़ा, लेकिन शायद वहाँ से शोहरत नहीं मिली उन्हें। उनकी शोहरत की वजह किताब, अदब, शायरी और ऐसी ही चीज़ें। अच्छा, मेरा ताल्लुक़ उनसे 1986 में उस वक्त हुआ जब मैंने महमूद शाम साहब के बच्चों के निकाले गए रिसाले टोल बटोल की इदारत संभाली। इत्तेफाक से टोल बटोल की पहली एडिटर यहाँ मौजूद हैं, शनाज़ाद, लेकिन ये शर्फ मुझे भी हासिल हुआ 1986 में। टोल बटोल नामी इस मैगज़ीन में इसके इदारती सफ़े पर एक नज़्म लाजमी शाया की जाती थी और मुझे तकरीबन हर रोज़ इस नज़्म को पढ़ना पड़ता था, जबकि महीने में एक बार तो बेइंतहा तवज्जो से पढ़ना पड़ता था कि कहीं कोई गलती ना चली जाए। वैसे भी उन ज़मानों में गलतियाँ नाकाबिल माफ़ी हुआ करती थी, आज की तरह नहीं कि बड़ी से बड़ी गलती को भी लोग खातिर में नहीं लाते। नज़्म मुलाहिज़ा कीजिए। एक था लड़का टोल बटोल, बाप था उसका मीर सलोट, पीता था वो सोडा वाटर, खाता था बादाम अखरोट। घुम्मन लट्टू नाम था इसका, घूमते रहना काम था इसका। सुबह को होता केमाड़ी में, शाम को होता मिठन कोट। अब तो सब कुछ छोड़ गया है, वो है बस और ये दफ्तर है, कलम चलाता है दिन भर, अब टोल बटोल का एडिटर है। ये नज़्म सूफ़ी तबस्सुम के लाजवाल किरदार टोल बटोल को सामने रख कर ही लिखी गई है। बल्कि ये कहना और भी अहम है कि टोल बटोल नामी ये मकबूल बच्चों का रिसाला सूफ़ी तबस्सुम के इसी किरदार टोल बटोल की मकबूलियत के ज़ेर असर जारी किया गया। जो इस गुज़रे अहद में बच्चे थे वो जानते हैं कि टोल बटोल कैसा ज़बरदस्त मैगज़ीन था और इसमें लिखने वाले आज भी इस मैगज़ीन और इस अहद को याद करते हैं। मैं इस मिसाली मैगज़ीन का एडिटर रहा कोई 3 बरस तक। इतने बरसों बाद एक मरतबा फिर मेरी और मेरे साथ के तमाम दोस्तों की यादें ताज़ा हो रही हैं जब मुझे सूफ़ी तबस्सुम पर बोलने का मौका दिया गया है। तो गुज़रे 3 बरस सारी ज़िंदगी पर जैसे फैल गए हैं और सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम का इल्म, उनका फ़न, इनके कारहाय नुमायाँ, इनके बारे में मामूली सी भी तहक़ीक़ करने से हैरत के दर इस तरह खुलते चले जाते हैं कि एक बंद नहीं होता और दूसरा सामने आ जाता है।
किसी एक इंसान में इतनी बेशुमार और नाकाबिल यकीन सलाहियतें कैसे पैदा हो सकती हैं, पूरा हैरत कदा है जिनका नाम सूफ़ी तबस्सुम है। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम उर्दू, पंजाबी और फ़ारसी ज़बानों के शायर थे। आप बच्चों के मकबूल तरीन शायर भी थे, बड़ों के लिए भी बहुत कुछ लिखा। उस्ताद रहे, मानामा लीलो नहार के मुदीर रहे, ब्रॉडकास्टर भी रहे, टीवी रेडियो से प्रोग्राम इकबाल का एक शेर करते थे। सूफ़ी तबस्सुम हर मैदान के शहर सवार थे। नज़्म हो या नसर, गज़ल हो या गीत, मिली नगमे हो या बच्चों की नज़में, कहाँ कहाँ इनके नकोश बाकी नहीं हैं। इदारा फ़रोज़ सन से इनकी बहुत सी किताबें शाया हुई, जैसे अंजुमन सब, शेर इकबाल और दो गाना। अलावाजी बच्चों के लिए बेशुमार किताबें लिखीं, जिनमें शौरा आफाक किताबें, झूलने, टोल बटोर, कहावतें और पहेलियाँ, सुनो गपशप वगैरह शामिल हैं। झूलने तो नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ऐसी किताब है जो हर बच्चे ने अपने बचपन में पढ़ी होगी। 1965 की जंग में इनके पाक फौज के लिए लिखे जाने वाले नगमात ने बड़ी शोहरत हासिल की। उनकी किताबों के पहले मैं नाम बताता हूँ। इंतखाब कलाम इकबाल, इंतखाब कलाम हज़रत अमीर खुसरो, झूलने, दो गाना, सरपर्दा अफलाक, शरह गज़लियात गालिब, इकबाल, अल्लामा इकबाल से आखिरी मुलाकातें, और बच्चों की नज़मों की मकबूल मशहूर किताबें झूलने, जैसा कि मैंने बताया। आज नामवर शायर, तहक़ीक़, मुतरज्जिम, उस्ताद सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की इल्मी अदबी खदमात का जिक्र करने और इन्हें याद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम 4 अगस्त 1899 को अमृतसर में पैदा हुए। ये अंग्रेज़ का दौर था। वालिद का नाम सूफ़ी ग़ुलाम रसूल और वालिदा का नाम फ़ातिमा था। वो 4 बहन भाई थे, जिनमें सूफ़ी तबस्सुम सबसे बड़े थे। शायरी शुरू की तो सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने इब्तिदा में असग़र सहबाई तखल्लुस इख्तियार किया। फिर इनके उस्ताद हकीम फ़िरोज़ुद्दीन तुग़राई ने इनकी शख्सियत की मुनासबत से तबस्सुम तखल्लुस तजवीज़ किया। सूफ़ी तबस्सुम 1924 में एम.ए. फ़ारसी करने के बाद अमृतसर में स्कूल टीचर और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल रहे। इसके बाद सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में लेक्चरर और प्रोफेसर हुए। रिटायरमेंट के बाद फ़ौरन ईरान और हफ्ते रोज़ा लेलो नहार, रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल, इकबाल अकादमी, मुजल्ला मखज़न और मजलिस ज़बान दफ्तरी से भी वाबस्ता रहे। उन्होंने उर्दू और पंजाबी और फ़ारसी ज़बानों में शायरी में ये समझ लीजिए कि ऐसी रिवायतें छोड़ी हैं कि जो शायद किसी और के नसीब में नहीं है। अंजुमन दामन गुल और दो गाना सूफ़ी साहब की शायरी और तराजिम के मजमूए हैं। शेक्सपियर के ड्रामे मिड समर नाइट ड्रीम का सावन रैन का सपना के नाम से उन्होंने तर्जुमा किया। इकबाल अमीर खुसरो की शायरी को भी उन्होंने पंजाबी तराजिम में अहले इल्म से दाद पाई। मुद्दतों टीवी और रेडियो प्रोग्राम में भी हिस्सा लेते रहे। 1965 की जंग के मैदान में इनके तरानों ने बड़ी शोहरत हासिल की थी। हुकूमत पाकिस्तान ने आपको इस मामले में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। सूफ़ी साहब को क्रिकेट से भी बहुत दिलचस्पी थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर टीम के निगरान रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बानियों में शामिल थे। एक मरतबा वो एक सहाफ़ियाना तकरीब में शरीक होने पहुँचे तो करीब के स्कूल के बच्चों को ये खबर मिल गई कि टोल बटोल की नज़में लिखने वाला शायर आया हुआ है। बच्चे बड़ी तादाद में तकरीब में पहुँच गए। कुछ पुरअतमाद बच्चे आगे बढ़कर मिले भी। सूफ़ी साहब ने इनसे प्यार किया। सूफ़ी तबस्सुम बताते हैं कि मेरे बच्चे अपनी माँ और दादी जान से कहानियाँ सुनते थे। एक दिन वालिदा ने इन्हें मेरी तरफ भेजा कि जाओ आज अपने अब्बा से कहानी सुनो। मैंने 2-4 दिन तो कहानी सुनाई, मगर फिर मैंने बच्चों से कहा कि अब मैं नज़्म सुना सकता हूँ, कहानी नहीं। इस तरह इनका बच्चों के लिए नज़में लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, जो इतना मकबूल हुआ कि कई बार ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ बच्चों के शायर हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वो ऐसी जिन्नाती सलाहियतों के हामिल इंसान थे कि इनकी फ़नी जहतों का शुमार करना मुश्किल है। कौन सा शोबा था जिसमें उन्होंने तबाह आजमाई ना की हो। अब मेरे पास इनकी नज़में। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब। और आज जिन मशाहिर का इंतखाब किया गया था बच्चों की तरफ से, उसमें हमारे आखिरी जो हैं वो मौलाना इस्माइल मीरठी साहब हैं। चंद लाइनें मैं वक्त की कमी के बायस पेश कर देता हूँ ताकि उनके हवाले से भी कुछ बातें सामने आ जाएँ। इस्माइल मीरठी बच्चों के अव्वलीन शोरा में शुमार होता है। उनकी नज़मों में सबसे बड़ी खूबी ज़बान और बयान की सादगी, मौज़ूआत का तनव्वुर था। उनकी शायरी का आगाज़ 1860 से होता है और उस नज़रिए तालीम किताबें थे जो बरसग़ीर में सर सैयद अहमद ख़ान ने मुतारिफ़ कराया था।
इस्माइल मिलिट्री ने उर्दू में बच्चों की नज़मों की बुनियाद रखी। वो हल्के फुल्के और बातों ही बातों में बच्चों की तरबियत का सामान पैदा कर देते थे और अपनी काफ़िया बंदी के ज़रिए ऐसी नज़में तख्लीक करते जो बच्चों को गैर शौरी तौर पर अजबर हो जाया करती थी। उनकी नज़म सुबह की आमद पढ़कर मौलाना शिबली नोमानी ने मौलाना मोहम्मद इस्माइल मिलिट्री को काफ़ियों का खुदा का लक़ब दिया था। उनकी नज़मों के मिसरे और तरकीबी बंद वक्त के साथ ज़रबुल मिसल बन चुके हैं। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ, गंगोर घटा तुली खड़ी थी पर बूंद भी नहीं पड़ी थी, मई का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एडी तक पसीना, ये 2 दिन में क्या बाजरा हो गया, जंगल का जंगल हरा हो गया। इस्माइल मिलिट्री की नज़में और सबसे मकबूल जो नज़म है उनकी, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गायें बनाई, तारीफ़ खुद उस खुदा की जिसने जहां बनाया। और इस किस्म की लातादाद नज़में जो है मौलाना इस्माइल मिलिट्री ने लिखी। वो 1 नवंबर 1917 को हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए। उनकी नज़में आज भी बच्चों में मकबूल है और हमेशा मकबूल रहेंगी। चंद अशार मौलाना इस्माइल मिलिट्री के कि रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, उस मालिक को क्यों न पुकारें जिसने पिलाई दूध की धारें, खाक को उसने सब्ज़ा बनाया, सब्ज़े को फिर गाय ने खाया, कल जो घास चरी थी बन में दूध बनी अब गाय के थन में, सुभान अल्लाह दूध है कैसा ताज़ा गरम सफ़ेद और मीठा, दूध में भीगी रोटी मेरी उसके करम ने बख्शी सैरी, दूध दही और मीठा मस्का देना खुदा तो किसके बस का, गाय को दी क्या अच्छी सूरत खूबी की है गोया मूरत, दाना दुन का भूसी चौकर खा लेती है सब खुश होकर, उसका रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। आखिर में मैं दरख्वास्त करूंगा मोहतरमा महनाज बाजी से, वैसे तो महनाज रहमान हैं लेकिन हमारे लिए बाजी इसलिए मोहतरम है कि जितने यहाँ अदीब बच्चों के बैठे हैं सब ने कुछ ना कुछ इनसे सीखा है और मैं अदब के साथ आपसे मुल्तमिस हूँ कि सदारती कलमात आप अदा फरमाएँ। शुक्रिया। असल में टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत मसला होते हैं और क्योंकि हमारा सेशन लेट हो गया है और पर्चियाँ मेरे ख्याल से आ रही हैं अली हसन के पास कि जल्दी ख़त्म करें, तो बात ये कि बच्चों को वैसे ही हमारे यहाँ कम अहमियत दी जाती है और बच्चों के लिए लिखने वालों को बड़ों के लिए लिखने वालों के मुकाबले में बहुत ही कम अहमियत दी जाती है। तो ये मैं शुक्रगुज़ार हूँ आर्ट्स काउंसिल की और अली हसन साजिद की भी कि इन्होंने ये बच्चों के लिए अलग से एक सेशन रखा जिसमें हमें हनीफ और मुस्तफ़ा चांद और दीगर के सुनने का मौका मिला और इन सब ने उन अदीबों पे बात की जो कि बहुत ही मशहूर और मकबूल हैं। बल्कि ये जो ग़ुलाम मुस्तफ़ा सूफ़ी तबस्सुम है वो तो मेरे यानी ननिहाली हैं, अमृतसर के कश्मीरी, मेरे नाना के दोस्त। मेरी नानी बचपन में लाहौर उनसे मिलने भी जाया करती थी, मतलब एक बाकर खानी कुलचों की दुकान भी थी उनकी। तो मतलब ये बहुत बड़े लोग थे और इनकी हमें कदर करनी चाहिए और बच्चों के अदब की हौसला अफजाई करनी चाहिए, बच्चों के लिए लिखना चाहिए। और मैं इससे पहले के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो हमें बाकायदा आके उठने का कहीं, मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बच्चों के अदब के मशाहिर के हवाले से आज का सेशन था और हम शुक्रगुजार हैं सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची अहमद शाह साहब के, आर्ट्स काउंसिल की इंतज़ामिया के और दीगर जितने भी ऑर्गेनाइज़र थे इस 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के, उन सब के मुसलसल 16 साल से बच्चों के अदब का सेशन जो है वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होता है। इस तरह बच्चों के अदब के हवाले से कुछ नुमाया चीज़ें जो हैं वो हमारे सामीन तक पहुँचती हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।